हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में क्या है कि हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं और इसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है। तो प्लेलिस्ट आप वन बाय वन वीडियो कवर करोगे ना तो सी प्रोग्रामिंग सीखने में इजी रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम स्टैटिक के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैटिक हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक हम वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं और दूसरे फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे तो उसका क्या यूज़ होता है। तो जब भी हम वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे ना तो उसका वैल्यू जो है ना प्रिजर्व रहेगा। जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे ना तो उसका वैल्यू जो है ना प्रिजर्व रहेगा। मीन्स वो सपोज आपने एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया है, तो आप फंक्शन को मल्टीपल बार कर कॉल करोगे ना तो उसका वैल्यू इरेज नहीं हो जाएगा। वो वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज किया है ना वो ही रहेगा, या कुछ भी इंक्रीमेंट किया होगा वो रहेगा, या मीन्स जो भी किया है ना वो उसका वैल्यू प्रिजर्व रहेगा। मीन्स वो इरेज नहीं होगा, इनिशियल वैल्यू फिर से वो इनिशियलाइज नहीं करेगा। तो वो एक इसका मीन्स फंक्शनलिटी है वो स्टैटिक कीवर्ड का। तो सिंटेक्स इसका क्या है, तो सिंटेक्स के लिए हम क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, बाद में जो भी डेटा टाइप का है ना वो डेटा टाइप रिफर करेंगे, और इसके बाद वेरिएबल का नाम, और इसको इज इक्वल्स टू करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं या वैल्यू स्किप भी कर सकते हैं। मीन्स इनिशियलाइज कर सकते हैं या अनइनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और स्टैटिक के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे। तो स्टैटिक इंट वेरिएबल रिमेन्स इन मेमोरी, जो स्टैटिक वेरिएबल जो है ना मेमोरी में रहेगा व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब भी प्रोग्राम रन होता है ना तो आपका मेमोरी में पड़ा रहेगा, बट भले वो स्टैटिक कीवर्ड आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। आउट ऑफ स्कोप मीन्स एक फंक्शन में आपने स्टैटिक कीवर्ड लिखा है, स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। सपोज आप एक फंक्शन में आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया, बस फंक्शन का काम कंप्लीट हो गया और आप जो वो पर्टिकुलर फंक्शन आप दूसरे फंक्शन से कॉल कर रहे हो, या सपोज आप एज्यूम करो कि मेन फंक्शन से आप दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हो। तो मेन फंक्शन से आपने दूसरा फंक्शन कॉल किया, सपोज मेन में से आपने फंक्शन वन कॉल किया, तो फंक्शन वन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाया, तो फंक्शन वन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो स्टैटिक वेरिएबल का जो है ना आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, राइट। बट ऐसा नहीं है, तो स्टैटिक वेरिएबल जो है ना मेमोरी में पड़ा रहेगा। ऐसा क्यों, तो हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरी इन द डेटा सेगमेंट। सो दैट इज द पॉइंट कि वो उसका मेमोरी जो है ना वो डेटा सेगमेंट में एलोकेट करता है। तो वो जब भी फंक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा ना, तभी भी वो क्या है कि वो मेमोरी में पड़ा रहेगा, उसका वैल्यू इरेज नहीं होगा। तो वो एक मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। बट ये स्टैक सेगमेंट में नहीं एलोकेट होता है, वही कि डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होता है, स्टैक सेगमेंट में नहीं एलोकेट होता है। तो वही एक मेन पॉइंट है कि उसका वैल्यू इसी रीजन से वो इरेज नहीं होता है। बल्कि जो भी हम फंक्शन के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, जैसे सिंपल वेरिएबल इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, इंटीजर इक्वल्स टू 3 एंड 3 4 जो भी है, वो क्या है कि स्टैक सेगमेंट में मेमोरी एलोकेट होता है। वो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे कैसे फंक्शन के अंदर का जो भी वेरिएबल था वो सब स्टैक मेमोरी में एलोकेट हो रहा था। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड टू द जीरो इफ नॉट इनिशियलाइज्ड एक्सप्लिसिटली। सो एक दूसरा पॉइंट है कि जो भी आप वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज होगा। एंड इन सी स्टैटिक वेरिएबल कैन ओनली बी इनिशियलाइज यूजिंग कांस्टेंट लिटरल। तो आप डायनेमिकली आपको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल को, आपको क्या है कि स्टैटिकली इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लिटरल से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सी अलाउड नहीं करता कि वो आप डायनेमिकली उसको इनिशियलाइज करो। डायनेमिक मीन्स कुछ फंक्शन कॉल करके उसका रिटर्न वैल्यू आएगा, इसको इसमें स्टोर करोगे, ऐसा कर नहीं कर सकते हम। तो एक स्टैटिक आपको क्या है कि वैल्यू असाइन करना पड़ेगा कांस्टेंट लिटरल। और स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन आर आल्सो पॉसिबल। तो आप फंक्शन भी आप स्टैटिक क्रिएट कर सकते हो। तो बट आप जब भी स्टैटिक वेरिएबल एंड फंक्शन, दो चीज है आपके पास, एक स्टैटिक वेरिएबल है, दूसरा स्टैटिक फंक्शन है। तो आप जब भी स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे ना तो वो दूसरे फाइल में से आपको उसको रेफरेंस नहीं कर पाओगे, तो वो पर्टिकुलर लोकल टू द फाइल रहता है। वैसे ही जब भी आप स्टैटिक फंक्शन बनाओगे ना तो वो दूसरी फाइल से आप वो फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हो, भले आप उसको इंक्लूड किया है वो फाइल को। सपोज आपने फाइल वन बनाया और फाइल वन डॉट सी, फाइल टू डॉट सी, तो फाइल वन डॉट सी में आपने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया, राइट। तो फाइल टू डॉट सी में आपने वो फाइल वन डॉट को इंक्लूड किया और वो फंक्शन जो स्टैटिक फंक्शन है उसको कॉल करने की ट्राई की, बट वो होगा नहीं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टैटिक टू द फाइल है, वो दूसरे फाइल में विजिबल नहीं है। तो इसलिए जो स्टैटिक फंक्शन एंड ग्लोबल फंक्शन, वो उसमें दो डिफरेंस है। तो ये ग्लोबल फंक्शन जो है ना वो दूसरी फाइल में जब भी हम फाइल को इंक्लूड करेंगे ना तो आप कॉल कर सकते हो, बट स्टैटिक फंक्शन कॉल नहीं कर सकते हो।
तो वही यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा फंक्शन सिग्नेचर में। तो फंक्शन नेम before the function name to make it static. Unlike the global function in C, access to the static function is restricted to the file where they are declared, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका यूज केस क्या है, तो व्हेन वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द फंक्शन वी मेक देम टू स्टैटिक, कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, दूसरी फाइल से आपको एक्सेस अलाउ नहीं करना है, वही फाइल में आपको उसका यूज करना है, तो आप उसको स्टैटिक क्रिएट कर सकते हो। Another reason for making the function static can be reuse of the same function name in another file। जैसे आप फाइल 1 में आपका फंक्शन का नाम लिखा है फंक्शन 1 और फाइल 2 में आपका फंक्शन का नाम लिखा है फंक्शन 1। अभी आप फाइल 1 को फाइल 2 में इंक्लूड करोगे तो फंक्शन 1 का दो सिग्नेचर हो जाएगा, लाइक राइट, तो वो कंपाइलेशन प्रॉब्लम करेगा, राइट। तो बट आप जब भी फाइल 1 का फंक्शन को स्टैटिक बना दोगे तो फाइल 2 में इंक्लूड करोगे तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वहां पे आपको सेम नाम यूज कर सकते हो। वो यहाँ पे बता रहा है कि सेम नेम आप दूसरे फाइल में वो फंक्शन का यूज कर सकते हो जहां पे हमने वो फाइल को इंक्लूड किया है। तो ये एक यूज केसेस है ना, हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मैंने एक प्रोग्राम भी बना के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा एक सी प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है इनिशियलाइज फंक्शन। तो इनिशियलाइज फंक्शन क्या है, रिटर्न 50 करता है। तो यहाँ पे मेन मैंने फंक्शन बनाया, तो मेन फंक्शन में क्या है, वो मेन फंक्शन हमारा कंपाइलर कॉल करेगा तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे इनिशियलाइजर जो है ना, वो जो भी रिटर्न करेगा ना उसको असाइन करेगा। और प्रिंटफ में मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और गेट करेक्टर जो है ना, आपको पता है कि जब भी मैं गेट करेक्टर इंटर करूंगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपाइलेशन एरर देगा क्योंकि फंक्शन कॉल इज नॉट अलाउड इन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। यहाँ पे हमको कांस्टेंट लिटरल ही यूज करना पड़ेगा। आप फंक्शन या उसका रिटर्न वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते। यही हमारा एक पॉइंट था कि हम उसको कांस्टेंट लिटरल ही असाइन कर सकते। अभी मैं दूसरा प्रोग्राम में जाता हूँ। यहाँ पे इसको पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि जिससे बाद में स्टैटिक 2.c करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे एरर आया है, इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट अ कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ही होना चाहिए। और ये एक मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन 1 के अंदर मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है जिसका काउंट मैंने 2 से इनिशियलाइज किया है। और मैं इसको जब भी फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो यहाँ पे काउंट 2 इनिशियलाइजर है और इसके बाद काउंट इंक्रीमेंट करता है और जो भी काउंट वैल्यू है ना वो रिटर्न करेगा। तो मेन फंक्शन से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे प्रिंटफ में मैंने उसको फंक्शन को कॉल किया है और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा ना वो यहाँ पे प्रिंटफ में पास हो जाएगा। तो प्रिंटफ में जो भी रिटर्न वैल्यू आएगा ना वो पास हो जाएगा, तो वो प्रिंटफ वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे वो फंक्शन 1 एंड मैंने 2 बार कॉल किया है और 2 बार प्रिंट यूज किया। तो फर्स्ट टाइम में फंक्शन 1 कॉल करेगा, इनिशियलाइज 2 करेगा और काउंट प्लस प्लस करेगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा, राइट। और सेकंड टाइम में ये कॉल करेगा, यहाँ पे फिर से इनिशियलाइज 2 करेगा और 2 प्लस करेगा, 3 करेगा, रिटर्न 3 करेगा। तो दोनों बार 3 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करके हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप एक बार 3 प्रिंट हुआ, दूसरी बार 4 प्रिंट हुआ। बल्कि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर जो स्टैटिक का है ना वो तो फंक्शन के अंदर ही लिखा है, तो इसका वैल्यू इरेज होना चाहिए, राइट। काउंट का ये जो भी स्टैटिक वेरिएबल है ना उसका वैल्यू इरेज फिर से हो जाना चाहिए। दूसरे कॉल में उसका वैल्यू फिर से 2 इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। वो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक एक ये जो काउंट वेरिएबल है ना एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसका मेमोरी जो है ना डेटा सेगमेंट में इनिशियलाइज होगा। तो डेटा सेगमेंट में एलोकेट होगा तो ये क्या है कि एक ही बार इनिशियलाइज होगा। दूसरी बार आपको क्या है कि इसका इंक्रीमेंट करेगा तो उसका 3 का 4 हो जाएगा। इसलिए एक मेन रीजन है कि आपका वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आ रहा है 3 to 4। बट मैं उसको नॉन स्टैटिक बना देता हूँ यहाँ पे। इसके पहले मैं इसका हम कैसे वो डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट होता है उसका देख लेते हैं। इसलिए मैं इसका असेंबली कोड जनरेट करता हूँ। तो इसलिए मैंने असेंबली कोड के लिए आपका एक 8086 असेंबली आर्किटेक्चर वाला एक वीडियो डाला हुआ है कि कौन कौन सा रजिस्टर का क्या यूज है। उसका मैंने डिटेल बनाया कि कौन रजिस्टर का क्या यूज होता है, आर्किटेक्चर कैसे 8086 का आर्किटेक्चर कैसे एग्जीक्यूट मीन्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे आपको ये असेंबली कोड दिखा रहा हूँ। तो आपको वो पहले वीडियो देखेगा तो आपको यूजफुल रहेगा। तो इसको मैं असेंबली कोड में
इसलिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाया है सी प्रोग्रामिंग का। आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो देखोगे ना तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने में ईजी रहेगा। अभी मैं इसको असेंबली कोड में जनरेट करता हूँ। तो असेंबली कोड जनरेट करने के लिए आपको -s स्विच यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे इसका असेंबली कोड जनरेट हुआ है ये वाला। अभी ये असेंबली कोड में आप देख सकते हो कि ये मैं पूरा कोड में गो थ्रू करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जो मैंने कोड है ना, सॉरी, ये वाला कोड जो है ना वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता के रखा है कि इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है ना, वो सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो अभी मैं खाली वो जो हमारा ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना काउंट, उसको डेटा सेगमेंट में कैसे एलोकेट मेमोरी हुआ है ना वही देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चीज़ें दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो डेटा सेगमेंट में उसका मेमोरी एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंडरस्कोर काउंट, तो एक एक लेबल बनाया है कंपाइलर ने। एक ये लेबल पे आप मत जाओ कि ये लेबल क्यों ऐसा आया, बट ये एक लेबल है, बट उसका मेमोरी जो है ना वो डॉट लॉन्ग टू क्या है, और वो जो है ना डेटा सेगमेंट में एलोकेट हुआ है मेमोरी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना डॉट डेटा डॉट अलाइन 4। तो यहाँ पे जो है ना वो काउंट जो है ना डेटा सेगमेंट में मेमोरी में इनिशियलाइज होता है हुआ है। तो जो इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, वो वहाँ पे उसका मेमोरी एलोकेट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम उसको फिर से रन फंक्शन को कॉल करेगा ना तो वो फिर से इनिशियलाइज नहीं होता है। बट अभी मैं इसको स्टैटिक निकाल लेता हूँ। अभी हम फिर से उसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप दोनों बार 3 ही प्रिंट हुआ। तो अभी इसका जो मेमोरी है ना वो क्या है कि स्टैक में एलोकेट होगा। जब भी मैं यहाँ पे उसको फिर से आपको दिखाता हूँ असेंबली कोड जनरेट करके, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है कि वो टू वैल्यू है, तो टू वैल्यू जो है ना उसका मेमोरी हो ना स्टैक पे एलोकेट होगा। जैसे फंक्शन वन कॉल करे, फंक्शन वन कॉल करेगा ना तो यहाँ पे फंक्शन वन के अंदर जाएगा ना हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूव 12 4 कमा ESP EBP EBP क्या है कि इसका वैल्यू क्या है, ESP जैसा ही है। तो जो भी स्टैक मेमोरी है ना उसको पॉइंट कर रहा है। टू को इसमें फिर से स्टैक मेमोरी में डाला और वन को डाला और फिर से ये वाला एग्जीक्यूट किया, राइट। तो अभी क्या है कि वो स्टैक मेमोरी में एलोकेट होता है मेमोरी इसका। तो वही जो भी आपका टेम्परेरी वेरिएबल रहेगा ना स्टैक फंक्शन के अंदर, वो स्टैक मेमोरी में एलोकेट होगा, बट स्टैटिक वेरिएबल वो डेटा सेगमेंट में मेमोरी में एलोकेट होगा। तो हमने स्टैटिक के बारे में देखा, स्टैटिक फंक्शन के बारे में देखा, वेरिएबल के बारे में देखा। अभी आपको कुछ भी डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।